ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। लास्ट क्लास जिससे हम लोग पढ़ रहे थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें मैं लास्ट में बता रहा था कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है उसका वेरिएशन कैसे आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, ओके, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या फिर रेडिएशन बोल लो, उनके साथ उसका कैसे वेरिएशन आता है। ठीक है, हम लोग दो ग्राफ पढ़े थे उस समय। ये कुछ ग्राफ था उनका, ये हमारा दो ग्राफ हम लोग डिस्कस किए थे। ये ग्राफ हमारा था किसके किसके बीच में, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और इधर था हमारा क्या, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ओके, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, ग्राफ जो है ऐसे जा रहा था, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो इसमें क्या बता रहा था कि अगर ये इंटेंसिटी है तो करंट इतना है, इंटेंसिटी डबल, करंट डबल, इंटेंसिटी 3 गुना, करंट 3 गुना, इंटेंसिटी 4 गुना, करंट 4 गुना। दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया। ओके, इसका ये क्यों हो रहा है वो भी हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ता है। जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, वो लोग अगर इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं। इसीलिए हमारा आप पे क्या बोलते हैं, उस जगह में ये एरिया जैसे मान लेते हैं, ये हमारा जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पहले मान लेते हैं आई इंटेंसिटी में था 50 टू इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहा था। अभी निकल रहा होगा, अगर 2i इंटेंसिटी कर देंगे तो 100 टू निकलेगा, 3i कर देंगे तो 150 निकलेगा, ऐसे करके तो बढ़ते जाता है। दैट इज व्हाई करंट इज आल्सो इंक्रीजिंग। जो ये बात जो मैं कर रहा हूँ, इसी सिचुएशन करंट का बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, करंट सिचुएशन जो है उस समय का स्टेज का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय करंट का वैल्यू इतना बढ़ता है। इतना क्लियर हो गया सबका ना? ओके, अब ये क्यों होता पता चल गया, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है। अब हम दूसरा ग्राफ का बारे में जो डिस्कस किए थे, ये कुछ ऐसे था ग्राफ। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सैचुरेशन करंट था, सैचुरेशन करंट। ओके, ये सैचुरेशन करंट था, ऑलराइट ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, दो तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल हो गया किसका पोटेंशियल, जो अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये ग्राफ था। वो दो ठो ग्राफ हम क्यों बनाए, दो ठो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। ये मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी F2 है, या फिर F नहीं, हम लोग न्यू लिख रहे थे ना, तो ये मान लेते हैं न्यू है। ठीक है, सपोज दिस वन इज न्यू, ऑलराइट, दिस इज न्यू 2 और दिस इज न्यू 1, और ये हम मान के चलते हैं कि न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1, ऑलराइट ना। तो न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जब था, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन न्यू 1 था, तो द ग्राफ इज कमिंग लाइक दिस, ऑलराइट। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जब भी पोटेंशियल जीरो होगा, मतलब इवन इफ द पोटेंशियल ऑफ द एनोड इज जीरो, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है उसमें से उनका काइनेटिक एनर्जी का लिए वो लोग चले जाते हैं, अपने आप एनोड तक पहुंच जाते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो करंट फ्लो करता है। ओके, लेकिन अगर हम करंट वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकलता है वैरायटीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से निकलता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है अपने आप, तो उनको खींचने के लिए हम यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था पर सेकेंड, तो उसमें से 80 तो पहुंच जा रहा था, या फिर 70 पहुंच जा रहा था, और 30 तो नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उनको खींचने के लिए क्या, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल का देना पड़ेगा। ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपना तरफ, तो उसके हिसाब से करंट जो है थोड़ा बढ़ेगा। तो इसीलिए तो जो जीरो पोटेंशियल जो था एनोड का, उस समय करंट ये था, अभी करंट आस्ते आस्ते थोड़ा बढ़ रहा है। यू कैन सी हियर करंट इज इंक्रीजिंग, बट वंस
100 इलेक्ट्रॉन्स को 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचने वाला है पर सेकेंड। जिस समय पहुंच जाएगा उस समय हम लोग अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज व्हाई द करंट इज सैचुरेटेड। करंट अपना हाईएस्ट वैल्यू में आ चुका है, सैचुरेशन वैल्यू में वो आ चुका है। सो दैट इज व्हाट विल गेट। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला पार्ट। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर करंट तो सैचुरेशन में आगे पता चल गया। अच्छा, अब हम जीरो पोटेंशियल में देख लिए कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो उस करंट को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जगह में जो पोटेंशियल पॉजिटिव का बजाय नेगेटिव करना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो वो केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आस्ते आस्ते इलेक्ट्रॉन को रोकने लगेगा। तो हम वोल्टेज और बढ़ाएंगे नेगेटिव की तरफ। एट ए पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था वो रुक गया। तो फिर हम वो पर्टिकुलर पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज केपेबल ऑफ स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन विथ द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन था उसको रोकने का कैपेबल हो गया, क्योंकि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को रोक लिया तो उसका नीचे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन तो रुक ही जाएगा। ओके ना, सो दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल हियर। ये वाला पार्ट हमारा हो गया, मान लेते हैं V, ये वाला पार्ट V01, ये पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब हम क्या किए कि नहीं, वो जो क्या नाम है लाइट दे रहे थे उसका इंटेंसिटी तो उतना रखे, लेकिन क्या हुआ कि उसमें हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए। जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो फिर जो फोटोन का एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी इंक्रीज नाउ, क्योंकि फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू। तो क्योंकि न्यू इंक्रीज हो गया तो E इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब E इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, अगर E इंक्रीज हो गया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जो वैरायटी ऑफ काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा था उसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगा। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, और ये करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए यहाँ पे जो हम पोटेंशियल दे रहे थे नेगेटिव और ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए इन दैट केस हमारा जो करंट को रोकने के लिए हमको ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है। इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है अभी बढ़ चुका है, V02 हो गया है। आई होप इतना तक क्लियर हो गया। यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे। ऑलराइट, तो चलो अभी हम लोग अगला डिस्कस करते हैं। ओके, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, रिलेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसके साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम कौन सा है ये से जानते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V0 नाम से जानते हैं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो Ke मैक्स ही होता है, Ke मैक्स, कोई बात नहीं, ये इतना ही रहता है। अच्छा, इतना तो सबको पता ही होगा अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का बात मैं कर रहा हूं ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एक्सप्रेस होता है। दिस वन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम एक मेटल का सरफेस का ऊपर हम लोग क्या किए, मेटल सरफेस है, वो मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसमें अगर फोटोन रेडिएशन छोड़े, जो रेडिएशन में फोटोन का करंट एनर्जी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इन दैट केस क्या हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा निकालने के लिए, कहां से, वो सरफेस से, और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास फिर भी बचेगा। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूज कर लेगा एज इट्स काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वाला इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं। बाकी उसका नीचे भी काइनेटिक एनर्जी वाला आ सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 काइनेटिक एनर्जी टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी तक आ सकता है इलेक्ट्रॉन। वहां से हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है उसके बारे में।
ठीक है, वो आता है क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। ऑलराइट, ओके। एक बात और हमको समझना है कि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम भी पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 यूनिट में लेंगे एक जगह से दूसरी जगह, जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगा। उसके लिए हम वर्क डन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो एनर्जी उसके पास आएगा। ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो फिर उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 वोल्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम देख रहे थे पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव प्लेट में, वहां पे पॉजिटिव प्लेट बगैर नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे और वो 6 वोल्ट उसमें लगाएंगे, तो जाके हमारा काम बनेगा। इसका मतलब है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसको रोकने के लिए अगर V नॉट पोटेंशियल यूज करना पड़ता है, हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ V नॉट is equal to stopping potential, okay, V naught is equal to stopping potential to stop the electron of energy Kemax, then Kemax is equal to E into V naught। Kmax हो गया हमारा क्या, इंटू V नॉट। बस हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का और Kmax का जो फॉर्मूला रिलेशन है वो यही होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड Kmax जो है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस होना चाहिए। ओके, नहीं तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर जूल में, क्योंकि Kmax तो एक एनर्जी है ना, एनर्जी तो जूल में ही आएगा, तो अगर जूल में हो उसका काइनेटिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से। कैसे, by dividing 1.6 into 10 to the power minus 19। okay, so that you will get done ना। ये पार्ट समझ में आ गया सबको, Kmax is equal to E into V naught। चलो आगे देखते हैं। आगे बोला है कि वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारा, हम ऐसे लिख सकते हैं, VO that is stopping potential increases with frequency, that is if nu increases then V naught increases। nu increase करेगा तो V naught increase करेगा। Similarly V naught decreases with frequency, provided frequency is greater than threshold frequency। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम होगा, इन दैट केस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होगा ही नहीं, तो हमारा एक कंसेप्ट सब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, न्यू अगर डिक्रीज करेगा बट मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन V naught will decrease। क्लियर हो गया ना, इतना बात समझ में आ गया। तो हम देखे भी थे वहां पे, ग्राफ में भी देखे थे, ये जो ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, ये वाला ग्राफ,
ओके, तो ये हो गया था हमारा V01 V02 लिखे थे ना हम लोग, और ये कब हुआ था हमारा न्यू2 और न्यू1 में, और हम ये साथ में लिखे थे कि न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1, तो हमारा न्यू2 ज्यादा हो गया तो न्यू1 उससे सबसे ज्यादा है। ओके, क्लियर हो गया ना ये वाला पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक काम करते हैं ना, ग्राफ एक तो ड्रॉ करते हैं ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का बीच में। ये एक्सपेरिमेंटल ही था ये ग्राफ। इसे मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एक्सिस में, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये वाला एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी। ये वाला एक्सिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, और ये वाला एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल लेंगे। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा न्यू हो गया मान लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा हो गया क्या, वी नॉट। ठीक है, दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, E इंटू वी नॉट। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ये जो ग्राफ बनने वाला है यही ग्राफ को फॉलो कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो है उसका ग्राफ भी ऐसे ही फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें खाली क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ई मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। एनीवे, तो पहले तो देखते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कैसे आता है। तो ये बात तो समझ में आ रहा है सबको कि हमारा जो क्या नाम है फोटोलिट इफेक्ट शुरू होगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का बाद। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं ये वाला जगह हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, ये वाला जगह हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू नॉट। इसका मतलब है कि इससे कम अगर होगा, इन दैट केस हमारा शुरू नहीं होगा फोटोलिट इफेक्ट। तो ये फ्रीक्वेंसी में जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये फ्रीक्वेंसी में जो फोटॉन्स आएगा उसका जो एनर्जी होगा, वो एनर्जी क्या होगा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल का साथ सेम होगा। इसका मतलब अगर इस फ्रीक्वेंसी में कोई रेडिएशन आके मेटल का ऊपर गिरता है तो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो उस मेटल के लिए हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, उस रेडिएशन के लिए जो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का रोकने के लिए, तो 0 होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी उससे बढ़ाते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या नाम है उसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा करते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आता है उसका जो एनर्जी होगा दैट विल बी मोर देन द वर्क फंक्शन। इसका मतलब अभी इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कुछ वैल्यू होगा, तो उनको रोकने के लिए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा। तो अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ आएगा, और ज्यादा बढ़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ेगा। एंड एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन सीन दैट द ग्राफ इज फॉर्मिंग समथिंग लाइक दिस। ये एक स्ट्रेट लाइन है ये। ओके, लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। लेट मी टेल यू, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था उस एक्सपेरिमेंट में क्या ये ग्राफ ड्रॉ किया गया था किसके किसके बीच में, कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ इज कमिंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे ग्राफ आया था। तो ये ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, देखते हैं। दिस वन इज द ग्राफ, ये हो गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी, इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया, इसमें हमारा आ गया क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो कोई एक एक्सपेरिमेंट मतलब वो जो फोटोलिट इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उस एक्सपेरिमेंट में हमारा ऐसे ग्राफ बना था। अच्छा, ये ग्राफ से हमको पता चलता है कि ये जो फोटोलिट इफेक्ट जो है ये शुरू हुआ ये वाला जगह में, ऑलराइट ना, ये न्यू नॉट है, ये हो हमारा न्यू नॉट है, इस जगह से शुरू हुआ है, ऑलराइट। तो ये वाला जगह देखो, इसमें हमको पता चल रहा कि ग्राफ इस जगह से शुरू हुआ, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते गए तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ते गया। न्यू नॉट में तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, क्योंकि ऑल द एनर्जी हैव बीन यूज्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और आगे उसके पास कोई एनर्जी बचा नहीं, किसको, इलेक्ट्रॉन का पास जो है एनर्जी बचा नहीं आगे।
लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ाते गया फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बढ़ते गया, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ते गया तो वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गया एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन जो निकला वर्क फंक्शन को यूज करके बाकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसको ये कर लिया, क्या बताओ, यूज कर लिया इसका काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लेते हैं ये एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन हो गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या किए, रेडिएशन डाले इसका ऊपर, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ये रेडिएशन हम जो डाले, उस रेडिएशन में जो फोटोन का एनर्जी था वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो ये क्या करेगा, मतलब ये हमारा न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का कॉरेस्पॉन्डिंग में था ऑफकोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरेगा, सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर से निकल के आ जाएगा, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। ऑलराइट ना। अब अगर मैं एक और फोटोन छोड़ता हूँ, मतलब और रेडिएशन एक तो इसका ऊपर आ रहा, जिसका की एनर्जी ऑफ द फोटोन आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसमें क्या हो सकता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर तो निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करके, अगर वो सरफेस में होगा तो बाकी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच जाएगा, जो कि वो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन और भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज करेगा वर्क फंक्शन का, और कुछ यूज करेगा नीचे से ऊपर आने में, सरफेस तक आने में, वो उसमें उसका कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। उस हिसाब से उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा भी हो सकता है। But we are not talking about those type of electrons. We are talking about the electrons which are having maximum kinetic energy. ओके, तो उस केस में क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज हो गया काइनेटिक निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से, मेटल से, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो उसके बाद बच गया वो उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया। So that is what it is given here. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उसके बाद like that it will go on increasing। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन या फिर रेडिएशन जिसका फोटोन का एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इन दैट केस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज हो जाएगा निकलने के लिए, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मैक्सिमम का बात कर रहे हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ जो है ना शुरू नहीं हुआ है, कहां से शुरू नहीं हुआ है, ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ है, ये कोई और जगह से शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ कुछ इस टाइप का चीज को फॉलो करेगा, y is equal to mx plus c, इस टाइप का चीज को फॉलो करेगा, ठीक है। अच्छा, y एक्सिस में हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब इक्वेशन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ओके mx, m होता है स्लोप, है ना, इस लाइन का स्लोप मान लेते a है, a इनटू क्या होगा, इस लाइन में कौन सा एक्सिस है, न्यू का एक्सिस है, a न्यू ओके। ऑलराइट, यू कैन सी c जो यहाँ पे है ये हमारा नेगेटिव का तरफ जा रहा है। अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूं थोड़ा ऐसे करके, ऑलराइट, नेगेटिव का तरफ आ रहा है यहाँ पे, दिस इज b। तो इस इक्वेशन जो है, ये लाइन जो हम ड्रॉ किए हैं उसका इक्वेशन कुछ ऐसा हो सकता है, इसका ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो है इक्वेशन कुछ ऐसा हो सकता है। अब यहां से तो हमको पता चल गया कि हाँ न्यू नॉट तो हो गया, ये क्या बोलते हो, न्यू नॉट तो हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उससे शुरू हो गया काइनेटिक एनर्जी, उसमें 0 है, फोटोलिटिक इफेक्ट शुरू हो गया, काइनेटिक एनर्जी उसके लिए 0 है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ते आ रहा है, ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेट अस सी कि ये पॉइंट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। ऑलराइट, अच्छा ये पॉइंट हमारा क्या होगा बताओ, यहाँ पे -b होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है -b होगा, दिस पॉइंट विल बी 0, -b। ऑलराइट, तो देखते हैं कि ये b चीज क्या बताता है, व्हाट डज इट b रिप्रेजेंट्स। ओके, अच्छा एक काम करते हैं ना, देखते हैं, अगर मैं न्यू का जगह में न्यू नॉट लगा देता हूं, अगर मैं न्यू का जगह में न्यू नॉट लगा देता हूं तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 0 कर देते हैं और न्यू का जगह में न्यू नॉट लगा देते हैं, तो देखते हैं कि b का वैल्यू क्या निकल के आता है, ठीक है। तो
जस्ट ए मिनट, पेज आउट कर लो। ओके, तो हम ये इक्वेशन देख रहे थे के ई इज इक्वल टू, के मैक्स इन फैक्ट इज इक्वल टू ए न्यू माइनस बी। तो व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट implies kinetic energy max is equal to 0। ओके, तो देखते हैं ये डाल के क्या होता है। Therefore 0 is equal to a nu naught minus b implies b is equal to, what will be that, a nu naught। अच्छा, तो b का वैल्यू हो गया a nu naught, बट b एक्चुअली है क्या? b will be what? b is equal to a nu naught। लेकिन हमको इतना तो पता है, हमको ये चीज तो पता है कि न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, खाली काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है उसको वर्क फंक्शन का जरूरत पड़ता है। उसको क्या चीज का जरूरत पड़ता है? वर्क फंक्शन का जरूरत पड़ता है। वर्क फंक्शन का एनर्जी, वर्क फंक्शन अगर कोई मेटल का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उतना एनर्जी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी हमारा जब 0 हो गया, हम ये B का वैल्यू निकाले जो A इंटू न्यू नॉट, इट इज नथिंग बट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जो मेटल का बात कर रहे हैं उसका वर्क फंक्शन ये हो गया। तो यू कैन सी हियर, ये जो चीज देख रहे हो, दिस वन इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, उसमें वो ग्राफ में अगर मैं लेता हूं ओके, वो ग्राफ में अगर मैं ठीक है, तो वो ग्राफ में अगर मैं y इंटरसेप्ट देखता हूं, जो भी निकलता है दैट इज नथिंग बट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो एक मेटल का वर्क फंक्शन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है देख लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या? स्लोप, स्लोप ऑफ द ग्राफ। मतलब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ से अगर हम स्लोप निकाल देंगे, उसमें साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मिल जाएगा हमारा क्या? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सो दैट इज हाउ आई कैन फाइंड आउट। एक्चुअली ये जो ग्राफ है ना, हम लोग प्लॉट किए हैं अगर वेरियस अलग अलग मेटल के लिए, तो वी सी द ग्राफ इज समथिंग कमिंग लाइक दिस। ये एक मेटल के लिए हुआ, ये दूसरे मेटल के लिए हुआ, ये तीसरे मेटल के लिए हुआ। ओके, ऐसे करके ग्राफ आ रहा है। सो ये पहला मेटल जो है उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया क्या? न्यू 01, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू 02, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू 03। ऐसे अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग जगह से शुरू होता है क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो अलग अलग जगह हो गया, अलग अलग वैल्यू होता है, तो इसीलिए अलग अलग जगह से शुरू हुआ। और सब में हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो है पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब सबका स्लोप सेम है। मतलब ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू दिस मच, इसमें ये a जो है, दिस a शुड बी द यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये हो गया हमारा क्या? यूनिवर्सल कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो बाद में ये पता चला कि दैट इज नथिंग बट व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट। वो हम देखेंगे, अभी तक तो हमको इतना पता चल गया कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब बाद में हम लोग देखेंगे आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से इसका वैल्यू एक्चुअली में क्या है? h है। इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और क्या नाम है फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लूं,
तो वो ग्राफ से हमको पता चल जाएगा क्या कि प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, जो कि हमको ऐसे अभी आइडिया है कि 6.63 ऐसे कुछ होता है। ऑलराइट, तो यहाँ से हमको ये चीज भी पता चल गया तीनों ग्राफ से कि सबका वर्क फंक्शन कितना कितना है। इसके लिए वर्क फंक्शन दिस मच है पहला का, दूसरा का वर्क फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, और तीसरा का वर्क फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है। समझ में आया कि नहीं ग्राफ? क्लियर? चलो ओके, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो ये तो हमारा हो गया एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से सब हमको पता चल चुका है ये चीज हो रहा है, तो उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को लेके और फोटोइलेक्ट्रिक क्या होता है हमारा लॉ बन गया, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उस लॉ में जो पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये सब हम जान सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं कि क्या क्या होगा। ऑलराइट, पहला हो गया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस। अच्छा, ये चीज हमारा एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। लाइट गिरते ही इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते लगा, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस। ओके, रेडिएशन वहां गिरेगा वहां से निकलेगा, बट इट शुड बी कैपेबल ऑफ दैट वन, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो है काफी होना चाहिए तो जाके होगा। ठीक, अच्छा दूसरा पॉइंट हो गया क्या, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन the strength of photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. Alright, तो given frequency मतलब फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, जैसे मान लेते हैं ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर अगर हम लाइट में जब तक डालते जाऊंगा वहां पे फ्रीक्वेंसी उसका कांस्टेंट हो गया। येलो कलर है तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग हो गया, ब्लैक है सॉरी ब्लू है तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग हो गया, व्हाइट है तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग हो गया, नहीं व्हाइट नहीं, इस टाइप का डिफरेंट कलर होगा तो उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो अगर मैं खाली ग्रीन कलर के बारे में बात करूं, ग्रीन कलर का लिए बोल क्या रहा है कि ग्रीन कलर के लिए अगर आई इंटेंसिटी है तो उसके लिए जो करंट आएगा, अगर 2i इंटेंसिटी होगा तो डबल हो जाएगा, 3i इंटेंसिटी होगा तो 3 गुना हो जाएगा। ऐसे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब एक कलर का अगर हमारा रेडिएशन आके गिर रहा है तो हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। एंड वी हैव सीन द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। इस केस के लिए जो हम देखे थे ग्राफ हमारा ऐसे आ रहा था, ये फ्रीक्वेंसी ये हमारा था इंटेंसिटी और ये था हमारा PEC। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द सेकेंड केस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में। एक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गया मतलब कलर ऑफ लाइट सेम हो गया, तो ग्राफ इज कमिंग लाइक दिस। सो नेक्स्ट पॉइंट हो गया क्या हमारा, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द क्या नाम है उसका, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट का इंटेंसिटी का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब हम एक ठो ग्रीन लाइट लगा दे या दो ठो ग्रीन लाइट लगा दे या तीन ठो ग्रीन लाइट लगा दे, एक ठो ग्रीन लाइट में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जितना था, दो ठो लगा देंगे तो भी उतना ही आएगा। हम सोच रहे कि हम दो ठो लगा देंगे तो ज्यादा स्पीड हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंटल ये नहीं हुआ। सो वो लॉ में हम लोग डाल दिए कि दिस इज द लॉ कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। ओके ना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों जुड़ा हुआ है। ओके ना, तो फ्रीक्वेंसी मतलब इसके साथ वेवलेंथ भी जुड़ा हुआ है, तो अगर हम वेवलेंथ भी चेंज करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी चेंज होगा। ठीक है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोइलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ओनली। फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं या फिर हम इसको वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो खत्म। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस फ्रॉम द मेटल इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ। मतलब ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नीचे अगर हमारा इन लाइट का फ्रीक्वेंसी है, लाइट का या फिर रेडिएशन जो है उसका फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू नहीं होगा। ऑलराइट, ओके। फॉर ए गिवन इंटेंसिटी रेडिएशन the maximum kinetic energy emitted photoelectric increases for a given intensity, मतलब इंटेंसिटी सेम है
इंटेंसिटी सेम है, लाइट का इंटेंसिटी सेम है। जैसे मान लेते हैं हमारा 60 वाट हो गया ऐसे, तो अगर ग्रीन लाइट लगाएंगे तो उसके लिए जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, येलो कलर लगाएंगे तो उसके लिए अलग लाइट निकलेगा, ग्रीन के लिए कुछ अलग निकलेगा, ओके ना। तो ऑरेंज के लिए कुछ अलग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, क्योंकि उन सब का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। ग्रीन का फ्रीक्वेंसी जो है येलो के लिए कुछ और है, ओके, वायलेट के लिए कुछ और है। तो इस फ्रीक्वेंसी में जो ग्रीन कलर का लाइट में, मतलब ग्रीन कलर कौन सा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, उस लाइट अगर डालेंगे तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकलेगा वो वैल्यू, और येलो कलर जो डालेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वो वैल्यू अलग अलग निकलेगा। अगर हम सेम इंटेंसिटी वाला लाइट भी डाल दिए तो, मतलब 60 वाट वाला 5 तो बल्ब लेके आ गए, ओके ना, अलग अलग कलर का। हम अगर डाल रहे कि 60 वाट वाला ग्रीन कलर, देख रहे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना निकला। फिर हम लोग मान लेते हैं कि 60 वाट वाला हम डाले येलो कलर, काइनेटिक एनर्जी कितना मिला। सो दे विल बी डिफरेंट, मतलब इंटेंसिटी सेम लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अलग अलग होगा अगर हमारा लाइट का ये अलग होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी अलग होगा। तो फ्रीक्वेंसी का साथ मैं बोल रहा हूं कि वेवलेंथ भी जुड़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, वेवलेंथ घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जितना सारे पढ़े उसको लॉ का हिसाब से लिखेंगे तो ये 4-5 पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ओके ना। चलो अब हो गया क्या, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। अब बात हो गया कि वेव थ्योरी क्यों फेल मार गया। ये तो हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिजल्ट देख रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन वेव थ्योरी क्यों इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये सब चीज क्या हो रहा है, वेब थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, वेब थ्योरी क्यों फेल हुआ, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। हम लोग 1-2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में इसमें 2 चीज के ऊपर डिस्कस करूंगा, ऑलराइट। हम डिस्कस करेंगे क्या, एक सोचो, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, सॉरी, हम जो क्या बोलते हैं वेव का हिसाब से, वेव इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रैवल्स अहेड इन ए मीडियम। अच्छा, जैसे में इंटेंसिटी बढ़ाया मतलब एनर्जी बढ़ा। तो मान लेते हैं ये वाला हमारा सरफेस है, ये वाला सरफेस है, तो इसका ऊपर क्या हो रहा है, हम क्या डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, तो हम सोच रहे कि कहीं इंटेंसिटी कम तो डाल दी, नहीं डाल दिया। तो हम क्या करें, नहीं है, 2 ठो बल्ब लगा दिए, फिर भी नहीं निकल रहा है, 3 ठो लगा दिए, फिर भी नहीं निकल रहा है। दैट मीन्स दैट इंटेंसिटी जो है हम बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए तो भी हमारा फोटोइलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है। लेकिन वेव थ्योरी को तो कुछ और बोल रहा है। वेव थ्योरी बोल रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, सॉरी, पर्टिकुलर इंटेंसिटी में लाइट आ रहा है तो उसके पास जितना एनर्जी है, तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे तो एनर्जी और बढ़ेगा। तो इस टाइप का होना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि हम इंटेंसिटी बढ़ाने का बाद भी क्या हुआ, यहां से नहीं निकल रहा इलेक्ट्रॉन, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। वो तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकला, हम इंटेंसिटी बढ़ाए फिर भी इक्वेशन क्यों नहीं निकला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से क्यों नहीं निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन जैसा एनर्जी चाहिए, तो ये तो हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे, मतलब एनर्जी बढ़ा रहे, एनर्जी बढ़ा रहे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वर्क फंक्शन ज्यादा एनर्जी जैसा हम रेडिएशन दे रहे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कंटिन्यू दे रहे तो उसके पास एनर्जी तो और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेते गया लेते गया लेते गया, तो फिर वो बाहर आना चाहिए। सो इट इज नॉट कमिंग, दैट्स व्हाई हम बोले कि ना, इंटेंसिटी से नहीं हो रहा, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसको। अब चलो हम दूसरा बात एंगल में बात करते हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या बोले, तो आई इंक्रीज करते गए, आई हम लोग इंक्रीज करते गए, आई इंक्रीज करने का बाद भी हम लोग का नहीं निकला क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो वो
वेब थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर रहा है? जबकि हम दूसरा लाइट वही इंटेंसिटी में डालेंगे तो क्यों निकल जा रहा? पहला में अगर नहीं निकल रहा है, दूसरा लाइट वही इंटेंसिटी का कैसे निकल जा रहा है? सो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब दूसरा कंडीशन आ जाते हैं यहाँ पे, दूसरा कंडीशन यहाँ पे आ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इंटेंसिटी का बात तो छोड़ो, अगर हम कम इंटेंसिटी में भी लाइट छोड़े, मतलब हम एक तो डीम लाइट छोड़ेंगे तो भी मेटल से निकल जा रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन। जबकि बहुत ब्राइट लाइट छोड़ेंगे तो भी नहीं निकल रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन। मैं दो ठो अलग अलग कलर का लाइट के बारे में बात रहा हूं। दिस इज कलर 1, दिस इज कलर 2। मतलब एक कलर है जिसमें बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट हका रहा है, बट इट इज नॉट केपेबल ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ब्राइट है मतलब क्या? इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए। अच्छा, उसे कम पावर का मतलब डीम हो गया, वो बल्ब डीम है, स्टिल इट इज कैपेबल ऑफ इमिटिंग इलेक्ट्रॉन। वेव थ्योरी इसको तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस? सो दिस इज द सेकेंड केस वी कैन से। तो ये जो दो ठो इंटेंसिटी के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं क्या होए कि वेव थ्योरी यहाँ पे फेल मार गया। क्यों? एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्या लाइट जो है एक वेव है, फोटोलिटिक इफेक्ट जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। चलो, ये हो गया हमारा पहला बात, इंटेंसिटी का जुड़ा हुआ है। दूसरे बात हमारा हो गया टाइम लेग का बात, टाइम लेग। ओके, टाइम लेग बनने से क्या हो गया, जो वेव थ्योरी बोल रहा था, अगर वेव का हिसाब से आता तो अगर मैं उसमें लाइट देते जाता, इन दैट केस ए सिचुएशन विल कम, जहां से उसको एनर्जी मिलेगा और बाहर निकलेगा कुछ समय का बाद ही सही, क्योंकि हम जो एनर्जी देते हैं, वेव थ्योरी बोलता है कि इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जितना सारे इलेक्ट्रॉन है सबको एक साथ मिलेगा यूनिफॉर्मली, तो कुछ समय लगेगा उनको एनर्जी लेने में, फिर बाहर निकलने में। तो मतलब हम जो इंसिडेंट किए लाइट या फिर रेडिएशन बोल लो, उसमें से जो निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए कुछ समय लगना चाहिए, जो कि नहीं है इन केस ऑफ, क्या नाम है बताओ, फोटोलिटिक इफेक्ट। मैं जैसा ही लाइट डालता हूं वैसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। सो दिस टू आर द क्लियर एविडेंस की वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन आ गए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आइंस्टाइन से पहले क्या होता है, प्लांक थे, प्लांक। ओके, ये प्लांक क्या बोले थे, ये प्लांक नहीं बोले थे कि ये जो हमारा क्या है फोटोलिटिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किए थे, बट ये प्लांक बोले थे कि लाइट जो होता है इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, लाइट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, ईच ऑफ दैट बंडल्स स्मॉल पैकेट्स हम बोल लेते हैं कॉल्ड क्वांटा, बाद में इनको फोटोन का नाम दे दिया गया, और उस फोटोन का एनर्जी जो है एसोसिएटेड होता है हर फोटोन के साथ E is equal to h into nu या फिर h into c by lambda। ये हमको कौन बताए थे, प्लांक बोले थे कि लाइट जो आता है बंडल्स ऑफ एनर्जी का फॉर्म में आता है, हर पैकेट्स को और बंडल्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटा, बाद में इसका नाम दे दिया गया फोटोन, और एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन इज इक्वल टू h into nu। h हो गया उसका प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएशन। तो इसी थ्योरी को यूज कर लिए कौन, ये 1900 में हुआ था, मैक्स प्लांक जो है 1900 में ये बात बोले थे कि लाइट जो है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स आता है,
ऑफ एनर्जी, ऑलराइट, ओके, उसका एनर्जी कितना होता है, एच न्यू या फिर hc बाय लैम्डा। क्लियर? चलो अब इसको यूज किए, कौन यूज किए, आइंस्टाइन। और जो फोटो इफेक्ट हो रहा है उसमें जो फेनोमेनन हो रहा है या फिर ग्राफ का भी जो हम वेरिएशन देखे वो सारे चीज को एक्सप्लेन कर लिए आइंस्टाइन। उनका हिसाब से पूरा सिंपल सा लैंग्वेज है, जो हम पहले समझ चुके हैं वही चीज, जो हम पहले समझ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, वही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ ऐसा कि जब लाइट आता है बंडल्स ऑफ एनर्जी, जैसे फोटॉन्स, हम अभी सीधा फोटॉन्स का बात करेंगे, फोटॉन्स बोलने से वही है। तो फोटॉन्स आता है, हर फोटोन का एनर्जी इतना है। वो जो फोटोन है जब हमारा मेटल सरफेस में आके गिरता है तो वो अपना एनर्जी जो है वो अपना एनर्जी दे देता है किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये कोलिजन जो होता है, इलेक्ट्रॉन साथ कोलाइड, क्या मतलब ये कोलिजन हुआ, तो ये कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है बोले, ओके, और वो अपना एनर्जी जो है दे दिया, किसको दे दिया, फोटोन को। तो ये फोटोन ये एनर्जी को क्या करेगा, दो काम में लगाएगा। क्या क्या काम में लगाएगा, एक काम हो गया क्या, कुछ एनर्जी यूज करेगा वर्क फंक्शन से, वर्क फंक्शन के लिए, मतलब बाहर निकलने के लिए, और बाकी जो एनर्जी इसके पास बच गया वो हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब बात हो गया क्या कि वेराइटीज ऑफ क्यों आता है, वेराइटीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्यों आता है। अगर आइंस्टाइन ये एक्सप्लेन किए कि कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन के लिए लगाते हैं, बाकी हो गया हमारा क्या काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज होता है। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का वो होना चाहिए, ऑल द इलेक्ट्रॉन शुड हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ओके। जैसे किसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हम दे रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लेते हैं किसी का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, हम दे रहे हैं क्या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं फोटोन का एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे आइंस्टाइन पहले एक्सप्लेन किए कि हाँ एनर्जी दिए तो वो लगाया वर्क फंक्शन के लिए, बाकी काइनेटिक एनर्जी के लिए चले आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5 minus 2 is equal to 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए इतना, जो कि एमिट होके बाहर निकलता है, लेकिन ये हुआ नहीं, ये तो हो नहीं रहा है। प्रैक्टिकली जो है एक्सपेरिमेंटल ही है, तो उसके साथ तो ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सबका काइनेटिक एनर्जी एक तो नहीं हो रहा है, ओके। तो उसके लिए वो एक्सप्लेन किए कुछ ऐसा कि ये तो दिया एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन सरफेस में होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले खाली वर्क फंक्शन के यूज करता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो अंदर होंगे उनको जब तक ये एनर्जी मिलेगा उनका डायरेक्शन कुछ और होगा मोशन करने का, तो उस मोशन का डायरेक्शन के लिए तो वो लोग पहले उस डायरेक्शन में चले जाएंगे फिर ऊपर आने लगेंगे तो उस समय तक उनको कुछ एनर्जी लॉस हो गया होगा। सो दैट इज व्हाई वेराइटीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी आता है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि न्यूटन का आइंस्टाइन का हिसाब से क्या हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो निकल सकता है ये फॉर्मूला से। के नहीं निकल सकता क्योंकि के का अलग अलग वैल्यू निकल सकता है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है ये फॉर्मूला से निकल सकता है। तो के मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। तो के मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं उसको ठीक। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस दिस वन। अच्छा, ई का वैल्यू हम सबको पता है कि एच सी बाई लैम्डा होता है, के मैक्स इज इक्वल टू या फिर एच न्यू होता है, एच न्यू माइनस व्हाट डब्ल्यू होता है, ओके ऑलराइट। अब ये जो है ग्राफ इसको अगर हम मैच करेंगे, उस समय जो हम एक्सपेरिमेंटल में ग्राफ ड्रॉ किए थे मैच करेंगे तो क्या आता है, उसका हम लोग इक्वेशन कुछ ऐसा लिखे थे, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ए न्यू माइनस बी। ये इक्वेशन हम उस समय लिखे थे, राइट ना। तो अगर मैं मैच करूंगा तो क्या आ रहा है, के मैक्स के जगह के मैक्स हो गया ए इंटू न्यू इज इक्वल टू एच न्यू आ रहा है, मतलब ए का जगह में क्या आ गया न्यू, ए इज इक्वल टू न्यू,
ओ सॉरी 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 सॉरी, ए इज इक्वल टू एच, ए इज इक्वल टू हमारा एच आ गया, ऑलराइट, ए इज इक्वल टू एच। और क्या आ गया बताओ, W इज इक्वल टू बी, W इज इक्वल टू बी। ओके, इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस न्यू ग्राफ gives value of h, ये हमको h का वैल्यू देता है। ओके, उसके बाद y इंटरसेप्ट of k max versus new graph gives what, work function। समझ में आ रहा है ना, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। यहां से वो जो निकाले, हम लोग निकाल चुके थे कि वर्क फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो h इंटू न्यू जीरो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू जीरो, एज W इज इक्वल टू h न्यू जीरो। सो उससे हमको पता चला कि के मैक्स का वैल्यू जो है वो आ गया h कॉमन न्यू माइनस न्यू जीरो। तो ये हमारा हो गया क्या, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब अगर मैं न्यू का जगह में या फिर न्यू जीरो का जगह में इन टर्म्स ऑफ लैम्ब्डा लिखता हूं, तो द इक्वेशन बिकम्स के मैक्स इज इक्वल टू h इंटू c बाय लैम्ब्डा माइनस c बाय लैम्ब्डा नॉट, या फिर के मैक्स इज इक्वल टू, हम अगर h और c कॉमन ले ले तो 1 बाय लैम्ब्डा माइनस 1 बाय लैम्ब्डा नॉट। तो ये हो गया हमारा क्या, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का दूसरा फॉर्म। ओके, दिस इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का दूसरा फॉर्म। क्लियर? ओके, चलो तो आइंस्टाइन सारी चीज एक्सप्लेन कर लिए, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो चीज हो रहा है। ओके ना, राइट, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं फाइनली क्या, एनर्जी एंड एनर्जी क्या बोलते हैं, मास लिख लो, काइनेटिक मास लिख सकते हैं हम यहाँ पे। काइनेटिक मास, क्योंकि एनर्जी के बारे में तो हम जानते हैं, काइनेटिक मास एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। हम तो बात करें फोटोन, और हम उस समय बता भी दिए थे, जब फोटोन का बारे में पढ़ रहे थे उस समय ये बता भी दिए थे कि फोटोन का अपना कोई एनर्जी होता नहीं है, सॉरी अपना कोई मास नहीं होता है जब ये रेस्ट में रहता है। लेकिन जब मोशन में रहता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है, तो उसके साथ कुछ मास जुड़ा होगा, लेकिन वो मास को हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेटिक मास। ऑलराइट ना, तो काइनेटिक मास ऑफ क्या नाम है उसका, फोटोन कितना होता है निकालेंगे, फिर उसका मोमेंटम क्या है वो निकालते हैं। ठीक है, चलो ओके ओके। अब हम लोग याद करते हैं आइंस्टाइन क्या बोले थे कि एवरी मास के साथ कुछ एनर्जी जुड़ा होता है। जैसे हम फोटोन का एनर्जी बोल रहे हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू बोलते हैं, बट according to Einstein, mass energy relationship according to Einstein's mass energy relationship E is equal to mc स्क्वायर होता है ना। Therefore E is equal to h nu
इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्लियर इतना? ओके चलो अब यहां से हम चाहेंगे तो m का वैल्यू निकाल लेंगे। व्हाट इज दैट? h nu by c square. So this is one of the formula for kinetic mass of a photon. कितना फ्रीक्वेंसी में आता है देख लो, c पता है, बस c का वैल्यू तो पता है और न्यू का वैल्यू h का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, दीज आर कांस्टेंट्स, तो ओनली न्यू का वैल्यू पता होने से निकल जाएगा। अच्छा मान लेते हैं न्यू नहीं दिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ लैम्ब्डा लिख सकते हैं। हमको पता है कि c is equal to nu into lambda, ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, तो उसमें से हम लैम्ब्डा का वैल्यू सॉरी न्यू का वैल्यू क्या निकाल लेंगे, न्यू का वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, c by lambda। तो इन प्लेस ऑफ व्हाट, इन प्लेस ऑफ न्यू हम लिख सकते हैं c by lambda। अगर हमको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, वेवलेंथ दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो भी हम निकाल सकते हैं। ओके तो क्या निकलेगा, दिस मच। तो हमको ये मिल चुका है कि m इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी स्क्वायर और न्यू का वैल्यू c बाय लैम्ब्डा, उसको डाल देंगे। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू h बाय क्या है, c स्क्वायर इनटू न्यू, h बाय c स्क्वायर इनटू न्यू, न्यू हो गया हमारा c बाय लैम्ब्डा, implies m is equal to what is it, h by lambda into c। therefore kinetic mass का फॉर्मूला हो गया हमारा h nu by c square is equal to h by lambda c। याद रख लो ये फोटोन का जो है काइनेटिक मास से डिपेंड करता है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है लाइट का या फिर वेवलेंथ दिया है। अगर फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वेवलेंथ दिया होगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हमको मिल जाएगा क्या, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि रेस्ट मास 0 होता है, काइनेटिक मास इतना हुआ। चलो मास निकलते ही हमको मिल जाएगा क्या, मोमेंटम। मोमेंटम होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम हो गया हमारा कितना, P इज इक्वल टू m इंटू v, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट में जाता है तो हम c लिख सकते हैं। ऑलराइट तो हम इसमें डाल सकते हैं वैल्यू, तो P इज इक्वल टू m का वैल्यू h न्यू बाय c स्क्वायर इंटू c। तो ये बन गया हमारा कितना, P इज इक्वल टू h न्यू बाय c। सो दैट इज योर व्हाट, मोमेंटम ऑफ फोटोन। लेकिन मान लेते हैं ये दिया ही नहीं है, न्यू दिया नहीं है, ओके ये न्यू नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ लैम्ब्डा दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको c को हटा के न्यू इंटू लैम्ब्डा कर सकते हैं। implies P is equal to h न्यू बाय न्यू लैम्ब्डा। तो न्यू न्यू को कैंसिल कर देते हैं, तो P का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, h बाय लैम्ब्डा। मतलब मोमेंटम का ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, किसका, फोटोन का। लेकिन अगर वो मूवमेंट में है तो रेस्ट में उसको वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर? चलो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, राइट।